हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए निरंतर हम आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टेक्ट नंबर ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49 29 91 49। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। यदि आपको प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि अच्छे नंबर के लिए भैया एक अच्छे नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न बच्चों, है ना। आप लोग इसके पहले यदि आपने और भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के बढ़िया देखें। चलिए पहला प्रश्न आज का है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखो बच्चों, मेन होता है इसको समझना, है ना। यदि आपने समझ लिया तो आसानी से इसको एग्जाम में लिख पाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसका कुछ लक्षण समझ में आए, तो वहां पे जो शब्द शक्ति होगा वो लक्षणा शब्द शक्ति होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, पेट में आग लगी है। अब बताओ, क्या कभी पेट में आग लगता है? नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अच्छा खासा भूखा हो तो ऐसा लगेगा कि पेट में आग लगी, तो लक्षण बता रहा कि भाई बोला मम्मी मेरे पेट में आग लगी हुई है, मम्मी समझ गई चूहे कूद रहे हैं, तो क्या कभी पेट में चूहा कूदता है? नहीं, उसका लक्षण बता रहा है कि उसको भूख लगा हुआ है ना। ऐसे कई सारे वाक्यांश होते हैं, वाक्य होते हैं जिसमें एक ऐसा लक्षण, कुछ अलग ही अर्थ, कुछ विशेष अर्थ समझ में आए, वहां पे आपका क्या होता है बच्चों, लक्षणा शब्द शक्ति होता है। देखिए, वह शब्द शक्ति जिस शक्ति से उसका साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता हो, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। यानी एक वह शब्द शक्ति, जैसे मान लीजिए हमारे पास भाई कोई भी वाक्य है, एक शब्द दिया है, लेकिन उस शब्द से कुछ दूसरा ही वास्तविक अर्थ प्रकट हो रहा हो, वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होता है। आपने पढ़ा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ऑलरेडी हम यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं और इसके पहले भी वीडियोस दे चुके हैं, और भी ऐसे ही आते रहेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ समझ गए कि कोई भी हमारे पास वाक्य है, वाक्य से शाब्दिक रूप से वो अर्थ न निकल करके वास्तविक रूप से कोई और अर्थ निकले, वहां पे आपका लक्षणा शब्द शक्ति होता है। दूसरा प्रश्न बच्चों, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों? देखो बच्चों, मैं हमेशा कॉपी पेन में पढ़ाते आया, लेकिन आज डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि समय के साथ मुझे भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। यदि मैं समय के साथ परिवर्तन नहीं करूंगा तो आप ही कहोगे अरे सर तो ऐसे ही है, सर तो लोकल है, कॉपी पेन में कौन देखता है। सही है कि नहीं? तो समय के साथ यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो बच्चे खुद अनफॉलो करते हैं। ऐसे यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो चंचल स्वभाव की थी, वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करना जानती थी, है ना। जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ वैसे वैसे अपने आप को वो ढालना जानती थी। लेकिन जो यशोधर बाबू हैं, ये बड़े आलसी व्यक्ति हैं। ये अपने आप को पुरानी आदत से लत लगाकर बैठे हैं, पुरानी ही अस्थिरता में बने हुए हैं। इस कारण से कहा जाता है कि भाई पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है, किंतु यशोधर बाबू की ये जो मानसिकता है वो पुरानी आदतों से घिरी हुई है, असफलता उनके पीछे छिपी हुई है। यही कारण है बच्चों, वो नए जमाने के आधार पर नहीं ढल पाए और असफल रहे। देखिए उत्तर, देखिए यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है क्योंकि वह परिवर्तन और नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहती है। कोई नई चीजें आ गई, बोले भैया ठीक है हम स्वीकार करते हैं, उसी आधार पर चलेंगे। उसकी लचीलापन और समायोजन की क्षमता उन्हें बदलती परिस्थितियों के साथ मेल ठिकाने में मदद करती है। मतलब उनके अंदर बहुत कठोरता नहीं छिपा हुआ, कठोरता नहीं भरा हुआ, लचीलापन है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ मनोरम बनाना, किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य बनाना, कोई नई चाल आ गई, नई विचार आ गई, सबके साथ रहने खाने जीने की कला जानती है। लेकिन इसके विपरीत यशोधर बाबू असफल हुए, क्यों? क्योंकि पुरानी आदत और स्थिरता मानसिकता से चिपके रहते हैं। आज भी लोग पुराने लोगों को देखो ना, बहुत सारे
ऐसे रूढ़वादी छिपे हुए अपने गांव घर समाज में, जो कि कहते हैं भैया अब जैसे ड्यूटी जाना है, हमको विद्यालय जाना है, हमको उस दिशा में जाना ही है ना। लेकिन पुराने लोग कहते हैं इस उत्तर मंगल काल में, उत्तर दिशा में मंगलवार को नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कुरीतियां हैं। आज के बच्चे कोई मानता है भैया मंगलवार को न्यू ईयर हो गया तो क्या न्यू ईयर मनाना भूल जाएंगे? लोग पार्टी करने तो जाएंगे ही जाएंगे। ये पुरानी मानसिकता। ऐसे ऐसे उधर बाबू थे, उनको बहुत पुरानी रूढ़वादियों पर भरोसा था, वो अपने आप को कभी बदल ही नहीं पाए। स्वयं कविता के लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे बैठ गया? कविता रच लेने का कविता लेने का मैंने बोल दिया, कविता रच लेने का। देखो भाई, लेखक जो है सबसे ज्यादा प्रेरित हुए वो किससे हुए? सौंदलगेकर से। सौंदलगेकर हमेशा लेखक का सहयोग किए। जैसे सौंदलगेकर जब उन्हें कविता पढ़ाते थे तो कविता के साथ साथ अन्य कविताओं को भी बढ़िया उसी तरीके से वर्णन करते थे, जिससे वो प्रेरित होते थे और उनके मन में जो डर था वो दूर हो गया और नई कविता रचने के लिए मन में अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया। देखो बच्चों, आरंभ में सौंदलगेकर लेखक की प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते थे। प्रतिभा निखारना मतलब आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे हो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कैसे आप टॉपर बनो, कैसे आपके 90+ आए, इसके लिए टीचर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपन लोग साल भर पढ़ाते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में और भर भर के कूट कूट करके वीडियोज प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा बच्चा बेहतर ला सके अंक। और शिव कोचिंग क्लासेस से जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ऐसा ना लगे कि शिव कोचिंग क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाई चलता है यार, भले ही अकेले ही है लेकिन भैया सब पर भारी होना, ये सिद्धांत लेकर चलते हैं। तो हम समय के साथ साथ आपको डोज देने की कोशिश करते हैं कि अब कम समय है, लो भैया ताबड़तोड़ पढ़ाई करो। तो हमारे सौंदलगेकर साहब थे, वो लेखक के निखारने का बहुत सहयोग करते थे। जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से विचार व्यक्त करना है, वह नायक को उस समय के कविताओं के बारे में बताते थे, कवियों के बारे में बताते थे कि इन कवियों ने ये रचना की है, इनको ये ख्याति मिली, जिससे लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो गया और उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इस प्रकार स्वयं को कविता लिख लेने में या कविता रच लेने में आत्मविश्वास पैदा हो गया। मतलब सौंदलगेकर साहब थे जो कि लेखक के मन में कूट कूट भरते थे कि कवि ऐसे थे, आप भी ऐसा कर सकते हो, है ना। कविताओं के बारे में बड़े मतलब जो कविता तो पाठ में है तो भाई अलग से भी कविता पढ़ाते थे, नए नए कवियों के बारे में बताते थे, जिससे लेखक के मन में जो डर था वो समाप्त हुआ, आत्मविश्वास जाग गया और जो डर पैदा था बच्चों वो संदेह समाप्त हो गया। इस तरीके से उनके मन में स्वयं कविता रच लेने के लिए विश्वास पैदा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बच्चों, गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का मतलब गद्य यदि कोई कवि लिख रहा है तो उसे बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। कोई कवि है बच्चों, कवियों या लेखकों की बात करें तो इनकी कसौटी है। कसौटी का मतलब है इस पर विशेष ध्यान दे करके गद्य की रचना की जाती है ताकि जो लेखक है बच्चों, जो लिख रहा हो उस काव्य को, उसमें फ्लो बना रहे, शब्द ऐसे हो जो कठिन ना हो, उसका कुछ ना कुछ वास्तविकता में अर्थ हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गद्य की रचना की जाती है। उसी प्रकार से गद्य में एक ऐसी विधा है जो निबंध है, वो भी गद्य के लिए कसौटी है। कसौटी का मतलब कठिन है, आप शाब्दिक अर्थ समझो। जो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में, निबंध की परिभाषा दी थी कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, गद्य मतलब कवि और लेखक जब रचना करते हैं तो गद्य की रचना करते समय विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसकी वास्तविकता का जो अर्थ है बच्चों एकदम फ्लो बना रहे, कि नहीं कि शुरू में आपने कुछ और कहा, अंत में कुछ और निष्कर्ष, जिस पात्र है, पात्रों की संख्या है, उनकी तारतम्यता, ये सब चीज विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए गद्य को इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई गद्य हम लिख रहे हैं, उसका कुछ न कुछ विशेष अर्थ, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए लेखकों और कवियों के लिए कसौटी है, मतलब एक कठिनाई भरा, मतलब एक लेखन का कार्य है, एक चुनौती है। उसी प्रकार से पूरे आपका जो गद्य है, गद्य में एक ऐसा खंड है जो निबंध है, उसी तरीके गद्य के लिए निबंध एक कसौटी है, यानी चुनौती का कार्य है। ये किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध की परिभाषा बताई थी। वो निबंध की परिभाषा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है बच्चों। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा भाई साहब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नोट कर लो, आप नोट कर लो। ठीक है, क्या नोट करना है कि यदि
यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो बच्चों तो निबंध गद्य की कसौटी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, समय ज्यादा हमको नहीं लेना है। शीतल वाणी में आग, भैया शीतल वाणी में कभी आग लग सकता है? बिल्कुल एक दूसरे का विरोध करता है, इसलिए यह पंक्ति जो है विरोधाभास दर्शाता है कि भाई शीतल वाणी में कभी आग थोड़ी उत्पन्न हो सकता है। विरोधाभास दर्शाता है क्योंकि शीतलता के साथ आग का मेल बैठता ही नहीं है। जहां आग है भाई वो अलग है और शीतलता कभी मिल ही नहीं सकती। आग का गुण है तपन देना, अतः तपन में शीतलता यानी ठंडापन नहीं मिल सकता। तो इसका अभिप्राय यह है कि भाई बात ऐसा हो कि वाणी में शीतलता हो लेकिन ओज भरी होनी चाहिए बच्चों। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि हम विचार बोलते समय शीतलता में बात करें लेकिन उस बात या उस विचार में उत्प्रेरक की भांतिकार होना चाहिए, मतलब एक ओज भरी शब्द होनी चाहिए। ये चीज बच्चों ये एक विरोधाभास को दर्शाती है क्योंकि शीतलता में आग कभी मेल नहीं खाता। शीतलता एक शीतल वाणी है जबकि आग का अर्थ होता है तपन, इसलिए एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन वास्तविकता में शाब्दिक अर्थ ये है कि शीतल वाणी हम बोल रहे हैं, शीतल वाणी के साथ साथ उसमें ओज भरी बातें होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है? यही एक हमारा जो ढोल है, ये हमारा ढोल है, यही हमारा क्या है बच्चों, एक गुरु का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि लुट्टन पहलवान थे, वो कभी किसी गुरु से अपनी कला नहीं सीखे थे, बल्कि उन्होंने ढोल की आवाज से, ढोल से निकली हुई ध्वनियों के दांव पेच सीखी थी, आदेश देते हुए प्रतीत होती थी। उन्होंने बोला कि भैया लुट्टन सिंह जो है दांव पेच किससे सीखा? गुरु से नहीं सीखा। किससे सीखा? ढोलक के आवाज से, ढोलक के ध्वनि से, जब ध्वनि बजती थी उससे दांव पेच सीखा हमने। वो आदेश देते हुए प्रतीत होती कि भैया अब इस तरीके से आपको लड़ाई लड़ना है, कुश्ती लड़ना है। इसलिए उन्होंने माना कि पहलवान है हम भैया लेकिन हमारे कोई गुरु नहीं है, बल्कि हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु क्या है? ढोलक की आवाज है, क्योंकि जिससे हम सीखते हैं वही हमारे गुरु है। जैसे एकलव्य थे, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीख पाई, ऐसे ही भाई हमारे लुट्टन पहलवान थे, वो ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर के पहलवानी करना सीख गए। चलिए बच्चों, कहानी का नाटक रूपांतरण कैसे किया जाता है? लो स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा कठिन शब्द है ये। कहानी का रूपांतरण करते समय, कहानी देखो भाई, कहानी का मतलब एक हम किसी कथन को बढ़िया आपके सामने प्रस्तुत कर दें, बोल के सुना दें, वो कहानी है। लेकिन जब इसका नाटक रूपांतरण करना है तो नाटक में क्या होता है? अभिनय करके दिखाया जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। कहानी हमने पढ़ लिया, उसको हम कभी नाटक के रूप में यानी अभिनय करके नहीं दिखा सकते, दृश्य के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो नाटक है वो हमेशा दृश्य के रूप में अभिनय करके दिखाया जाता है। इसलिए यदि हम कहानी को नाटक में बदल रहे हैं बच्चों, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कहानी की जो कथा वस्तु है, इसमें समय और घटना के स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो कथा वस्तु है ना, जैसे भाई कथानक, कथा वस्तु इसे बोलते हैं बच्चों, इसको हम समय और घटना के और स्थान के आधार पर इसको विभाजित करते हैं। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण तैयार करना होता है ना। कथा वस्तु के अनुसार मंच व संगीत का निर्माण किया जाता है, ध्वनि व प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाता है, पात्रों के आपस में बातचीत व व्यवहार के अभिनय का रूप परिवर्तित किया जाता है, संवादों के अभिनय सब रूप प्रदान किया जाता है। अभिनय अनुरूप मतलब अभिनय के अनुरूप प्रदान किया जाता है। अभिनय मतलब किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उस रूप में संवाद हमको प्रस्तुत करना होगा बच्चों। ये सारी चीजें हैं। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कहने का मतलब कहानी एक हमारा सारांश है, काव्य की रचना है, जिसको हम पढ़ करके सुन करके देख सकते हैं, मतलब उसका एकदम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन जब नाटक आ जाती है तो नाटक में उसको अभिनय करके दिखाया जाता है। तो भाई हमको कथा वस्तु में समय सीमा के आधार पर उसको विभाजित करते हैं, है ना। कथा वस्तु में वातावरण तैयार करते हैं, नाटक के जैसे वातावरण तैयार करना पड़ता है। रंगमंच, संगीत आदि का प्रकाश, ध्वनि सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। पात्रों को आपस में बातचीत, अभिनय के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। संवादों के अभिनय के अनुरूप बल प्रदान किया जाता है भैया कि किस तरीके से अभिनय कर सके। तो ये कहानी को भैया नाटक में रूपांतरित करने के कुछ मूल रूल्स हैं।
चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कई बार ऑब्जेक्टिव में आपने देखा होगा, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, ये तो आपको लिख लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख, कवि ने क्या बोला है? पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा है? दुख की छाया। अस्थिर दुख, अस्थिर सुख, सॉरी, सुख का मतलब है जैसे आप बहुत बढ़िया सुखी हो, बहुत बढ़िया आनंदित हो, बहुत मस्त हो, हमेशा खुश रहते हो, लेकिन कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि दुख की घड़ी आ जाती है। दुख की घड़ी आती है, हमेशा जीवन भर आप सुखी नहीं रहते हो बच्चों, कहीं ना कहीं वो दुख की घड़ी आ ही जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति का अर्थ है किसी संसार में सुख हमेशा साथ नहीं देता, इसलिए इन्हें अस्थिर कहा गया है। मतलब सुख हमेशा आप नहीं रह सकते, 2-4 दिन के बाद कुछ न कुछ परेशानी आपके जीवन में आएगा ही और आप परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। हालांकि जीवन एक बार मिला है, मुस्कुरा कर जीना चाहिए, चाहे सामने कितनी बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। सही है बच्चों? और इन दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। कहने का मतलब हमारे जीवन में सुख आनंद है, लेकिन ये अस्थिर है, हमेशा के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर दुख की छाया मंडराती रहती है। इस पंक्ति का मतलब है कि पूंजीपतियों के सुख अस्थिर है, उन्हें क्रांति में दुख की छाया दिखाई देती है। जब क्रांति की बात आती है कि कहीं क्रांति हो गया, तो फिर वहां पे दुख की छाया ऐसी अनुभूति होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमेशा इंसान खुश नहीं रह सकता। सोचे कि हमेशा हम खुश रहेंगे तो ये संभव नहीं है, दुख की छाया जल्द ही आ जाती है। कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है? भाषा शैली कहानी लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह कहानी के स्वर और वातावरण को आकार देने में मदद करती है, पात्रों के भावनाओं विचारों को व्यक्त करने में भी मदद करती है। भी आपने देखा कि कहानी को जब नाटक रूपांतरण करना होता है तो यही सब चीज तो देखना पड़ता है कि भाई भाषा शैली को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भाषा के आधार पर, समय के आधार पर, घटना के आधार पर उसको विभाजित किया जाएगा। संवाद में भाषा शैली अच्छा होना चाहिए, जो आपके पात्र है उनके बीच जो वार्तालाप है, उनके बीच जो संगीत है, वो एकदम तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। तो यही चीज तो बोला है कि भाषा शैली विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि बच्चों यदि कोई भी नाटक हो, कोई भी कहानी हो, यदि उसकी भाषा शैली सरल नहीं है, भाषा को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कितने भी महंगे नाटककार कहानीकार हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो भाषा शैली विशेष रूप से होना चाहिए। कहानी का स्वर जो वातावरण आकार देने वाला है वो आपका भाषा शैली ही है। भावनाओं को, विचारों को हम समझ पाते हैं, पाते हैं, लोगों तक बता पाते हैं, वो भाषा शैली ही है। तो ये 10 क्वेश्चन थे बच्चों। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। और थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर दिया है भैया, आप लोगों को बता देना, एक रफ की कीमत 100 रुपए होती है, जिसमें हम आपको पूरे हिंदी का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यार इतना कम प्राइस में बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स होना जरूरी रहता है। लेकिन जो शिव कोचिंग क्लासेस से पढ़े, मैं गारंटेड कहता हूं एग्जाम के बाद आपको खुद लगेगा कि हमने किसी सर का हाथ पकड़ा था तो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा है। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जितने लोगों तक शेयर करेंगे, जितना रिस्पांस आएगा आपके लिए, उतना ही बेहतरीन हेल्पफुल वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।